हाँ जी बच्चों, कैसे हैं? गुड इवनिंग। ऑल वेल। चलिए, तो डेप्रिसिएशन की नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं हम लोग। तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, राइट? तो जो हम लोगों ने समझा हुआ है, जिस तरीके से बात करी हुई है, तो वही चीज़ थी, लेकिन डेप्रिसिएशन हैज़ ए डिफरेंट डेफिनेशन और इट इज़ basically systematic allocation of depreciable amount over the useful life of the asset। और asset का यहाँ मतलब है PPE, property planted equipment। basically it is tangible fixed asset। अब इतना करने के बाद देखिए, एक बुक में छोटा सा हेडिंग है, depreciation on components। depreciation on components of an asset। तो कभी कभी डेप्रिसिएशन हम कंपोनेंट बेसिस पे लगाते हैं। सो देखिए, डेप्रिसिएशन ऑन कंपोनेंट्स, ये कभी पढ़ा है आप लोगों ने? शायद नहीं। तो इसका मतलब ये कि बेटा, जहां पे कोई कंपोनेंट having significant cost and different useful life, should be depreciated separately। So this is the system। सर, ये कंपोनेंट मेथड कहलाता है और ये मेथड सब जगह नहीं होता बेटा। इसका यूज तभी है जब कंपोनेंट की कॉस्ट मटेरियल हो, माने सिग्निफिकेंट हो, मतलब ज्यादा हो, और उसका जो यूजफुल लाइफ है वो भी मेन एसेट से डिफरेंट हो। इन दैट केस वी गो फॉर कंपोनेंट डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग अलग लगाते हैं। एग्जाम्पल इसका रहता है, देखिए, एयरक्राफ्ट और उसका इंजन। ठीक है बेटा। अब देखिए, नॉर्मली जो एयरक्राफ्ट है उसकी लाइफ 20 से 25 साल होती है, और जो इंजन है उसकी लाइफ 4 to 5 years होती है। सर, एयरक्राफ्ट इज द महंगा आइटम है, देखो, और जो एयरलाइंस हैं उनके पास में इस तरीके की एसेट्स होती हैं। नॉर्मल छोटे मोटे आदमी पे तो बेटा स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार होती है ना? परंतु एयरलाइंस की बुक्स में अब PPE में एयरक्राफ्ट्स आ रहे हैं, हवाई जहाज आ रहे हैं, तो दे डेप्रिसिएट दैट। भाई, उनके लिए तो डेप्रिसिएबल एसेट है ना ये, तो वो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अब जो एयरक्राफ्ट की बॉडी है उसका कुछ नहीं बिगड़ता, वो ओवरऑल होती रहती है, चलती रहती है, 20-25 साल चल जाती है। लेकिन इंजन, देयर इज ए स्टैंडर्ड प्रैक्टिस की 4-5 साल से ज्यादा नहीं चलाया जाता। सर, मैं आपको बताऊं, अब जैसे ब्रिटिश एयरवेज है, उनकी पॉलिसी है कि वो 3 साल में इंजन को स्क्रैप कर देते हैं, चाहे इंजन कितनी अच्छी कंडीशन में क्यों ना हो। इंजन भी बहुत महंगा है, देखो, एयरक्राफ्ट का इंजन है भाई, और एयरक्राफ्ट अपने आप में बहुत, तो सिग्निफिकेंट कॉस्ट है और एक ही एसेट है, बट दोनों कंपोनेंट की लाइफ अलग है। तो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ये है कि दोनों पे सेपरेटली डेप्रिसिएशन लगता है और हम सेपरेटली डेप्रिसिएट करते हैं। ओके, तो मैं आपको बता रहा, ब्रिटिश एयरवेज, अब इंजन कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, उसके 3 साल पूरे हुए और वो उसको स्क्रैप कर देते हैं, और बेटा वो उसको फिर ऑक्शन में बेचते हैं, ऑक्शन करते हैं, नीलामी करते हैं। अब जब वो नीलामी करते तो ये जो जितनी इंडियन एयरलाइंस कंपनीज हैं ये खरीद लाते हैं वहां से, या और ये अपने एयरक्राफ्ट्स में वो वाले इंजन लगाते हैं, यूज्ड
ओल्ड इंजन स्क्रैप्ड बाय ब्रिटिश एयरवेज या एयर एशिया. एयर एशिया इज सिंगापुर एयरलाइंस. वो भी ऐसे ही करते हैं. मित्रों, हम लोग इस हवाई जहाज में बैठ के खुश होते हैं, एयरपोर्ट पे सेल्फी लेते हैं, फिर एयरक्राफ्ट के साथ सेल्फी लेते हैं, फिर ऊपर से बादलों के साथ सेल्फी लेते हैं, फिर उसको फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हैं. अरे लल्ला, पुराने वाले इंजन में बैठे हो तो भरोसा नहीं है. सर आप देखो, इंजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन एयरक्राफ्ट. अभी सोचो मेरे पास एक कार है, उसका इंजन है, ऑब्वियसली थोड़ी सी इंजन में प्रॉब्लम हो गई है, चलते चलते अचानक से बंद हो जाता है. एक दो बार फिर सेल्फ करता हूँ, लगाता हूँ, चल जाता है. अभी कार मुझे रिपेयर करानी, टाइम नहीं मिल पा रहा. अभी मुझे बहुत जरूरी जाना है बच्चों, ये बताओ कार ले जाऊं? मैक्सिमम रिस्क क्या है कि रास्ते में कार बंद हो जाएगी, स्टार्ट नहीं होगी, कहीं धक्का लगा के साइड से करा दूंगा बेटा, ऑटो पकड़ के चला जाऊंगा, ई रिक्शा से चला जाऊंगा. अब सेम प्रॉब्लम हवाई जहाज के इंजन में है. सोचो सर, क्या इट शुड बी अलाउड टू फ्लाई? वो ऊपर है अभी 20,000 फीट पे और इंजन बंद हो गया. अब पायलट सेल्फ लगा रहा है, और सपोज करो भगवान ना करे बेटा, अब वो इतने में 4-5 हजार फीट नीचे आ गया जब तक सेल्फ लगाया उसने. मित्रों, इट कैन नॉट बी अलाउड टू फ्लाई. रिस्क देखो ना. सो दे हैव ए स्टैंडर्ड प्रैक्टिस टू स्क्रैप द इंजन इन 4-5 years. ओके, तो व्हाट इज द रूल कि ऐसे केस में वेयर द कंपोनेंट इज हैविंग सिग्निफिकेंट कॉस्ट and it has a different life from the useful asset, it should be depreciated separately. It is component method of depreciation. आसान है. अब भाई साहब आपने स्कूटी खरीदी, अब आप कह रहे हो मैं इंजन पे अलग लगाऊंगा, बॉडी पे अलग लगाऊंगा, सीट कवर पे अलग लगाऊंगा, टायर पे अलग, तो पगलौटी मत काटा करो. सर जी सिग्निफिकेंट है ये. 70,000 रुपये की स्कूटी, उसकी खुद कॉस्ट सिग्निफिकेंट नहीं है. हाँ, ये आएगा अभी 50 करोड़ का, इंजन की कीमत है 20 करोड़, ये है सिग्निफिकेंट. समझ रहे हो? चलो, एनीवे आप लोग मुझसे ज्यादा समझदार हो बच्चों. सो दिस इज कंपोनेंट मेथड. ओवर. टॉपिक क्लियर? गुड. अब देखिए अगला हेडिंग है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेप्रिसिएशन. हम डेप्रिसिएशन काहे लगा रहे, क्या कर लेंगे डेप्रिसिएशन लगा के? तो देखिए पुरानी किताब में 4 पॉइंट थे, इसमें भी 4 ही है. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेप्रिसिएशन क्यों लगाएं भाई? नंबर 1, ट्रू पोजीशन ऑफ बिजनेस. हम बिजनेस की सच्ची पोजीशन देखना चाहते हैं. नंबर 2, करेक्ट इनकम स्टेटमेंट. हमारी इनकम भी सही से कैलकुलेट होनी चाहिए. नंबर 3, टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. और बेटा 4th वन इज टू प्रोवाइड फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट. So these are the 4 objects. अब देखो जब डेप्रिसिएशन लगाऊंगा मैं तो दैट विल रिड्यूस माय एसेट वैल्यू. तो जो एसेट का वैल्यूएशन होगा बच्चों वो सही हो पाएगा. डेप्रिसिएशन लगाने से एसेट्स का प्रॉपर वैल्यूएशन होगा. नंबर 1, तो मेरी बैलेंस शीट सही बनेगी. नंबर 2, दैट विल बी चार्ज इन P&L, तो मेरा प्रॉफिट या लॉस भी सही आएगा. तो प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन भी ठीक होगी बेटा. नंबर 3, सर कॉस्ट में जाएगा वो. तो जैसे आप कुछ प्रोडक्शन कर रहे हो उसका कॉस्ट निकालते हो. आपने मटेरियल लिया, आपने ओवरहेड लिया, आपने सर लेबर का एक्सपेंस जोड़ा,
आपने और चीजें जोड़ी, तो डेप्रिसिएशन भी तो कॉस्ट का पार्ट है। इफ आई डू नॉट कंसिडर डेप्रिसिएशन एज पार्ट ऑफ कॉस्ट तो माई यूनिट कॉस्ट विल बी अंडर स्टेटेड और मैं उसे कम कॉस्ट पे बेच दूंगा भाई। तो डेप्रिसिएशन लगाने से कॉस्ट सही कैलकुलेट होती है, डेप्रिसिएशन लगाने से P&L सही बनता है, डेप्रिसिएशन लगाने से बैलेंस शीट सही बनती है। और बेटा फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट, देखो जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो आपका प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा और जब प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा तो आप उस पैसे को यूज नहीं करोगे। अदरवाइज मेरा प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है, मैंने सब डिविडेंड दे दिया, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, सब खर्च कर दिया, प्रॉफिट है, लेकिन डेप्रिसिएशन से प्रॉफिट कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम हो जाएगा तो हम उस फंड्स को यूज नहीं करेंगे और धीरे धीरे वो पैसा एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो जब तक एसेट स्क्रैप होगी हमारे पास फंड्स अवेलेबल होंगे फॉर रिप्लेसमेंट। नेक्स्ट बच्चों, अब देखिए डेप्रिसिएबल उसका मेजरमेंट बताया है इन्होंने कि आप कैसे निकालोगे। तो ये बात हमने कल भी करी थी और इसमें ये कि सबसे पहले हमने कॉस्ट ऑफ एसेट लेनी है। तो कॉस्ट ऑफ एसेट का मतलब जो उसका कॉस्ट है वो उसमें सर हम लोग लेंगे। तो सबसे पहला कंपोनेंट आएगा कॉस्ट ऑफ एसेट। So it will include your purchase cost, acquisition cost, construction cost अगर हमने खुद बनाया ऐसे, installation, commissioning मतलब उसको शुरू करना बेटा, and other डायरेक्ट कॉस्ट्स। अब जैसे यू इंपोर्टेड एन असेट तो उस पर बीसीडी लग गई, बीसीडी मतलब बेसिक कस्टम ड्यूटी। अब कस्टम्स का हमको रिफंड तो मिलता नहीं है, आईटीसी नहीं मिलती है, तो वो ऐड हो गई कॉस्ट। जीएसटी लगा, जीएसटी में हमें आईटीसी मिलेगी, खैर वो सब कोर्स में नहीं है। तो जो टैक्सेस है नॉन रिफंडेबल वो भी कॉस्ट का पार्ट है, लेकिन जो रिफंडेबल टैक्स है बच्चों वो कॉस्ट का पार्ट कभी नहीं होता, क्योंकि वो रिफंड मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक, इन द फॉर्म ऑफ आईटीसी, इन फॉर्म ऑफ सैनबेट क्रेडिट। ये सब टर्म्स अपने कोर्स में नहीं। दिस इज सर जैरगॉन, जैरगॉन कंफ्यूजेस, हमने कम्युनिकेशन में पढ़ा था। मित्रों ये सब परचेस कॉस्ट का पार्ट है। Purchase cost will also include your additions and improvements। हमने कैपिटल और रेवेन्यू में पढ़ा था बच्चों इसको। अगर एसेट में एडिशन और इंप्रूवमेंट कर रहे हैं वो भी कॉस्ट का पार्ट है। सेकेंड कंपोनेंट इज यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ मीन्स जितना समय एसेट हम यूज कर पाएंगे, जितने समय हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम उसको यूज करेंगे, सो दैट इज नोन एज यूजफुल लाइफ। दिस यूजफुल लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन मेनी थिंग्स, ऑन वेरियस फैक्टर्स। तो हमको यूजफुल लाइफ को ध्यान में रखते हुए चलना है बेटा। यूजफुल लाइफ जितना होगा उतने पीरियड में डेप्रिसिएशन लगेगा। देन आपका थर्ड इज स्क्रैप वैल्यू। सर दिस इज एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू। जब एसेट बिकेगी तो कितने में बिकेगी और एट द एंड हमें उससे क्या रियलाइज होएगा, दैट इज एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू। ये स्क्रैप हम लोग लेस करेंगे, कॉस्ट में से लेस करेंगे। तो जब कॉस्ट में से स्क्रैप घटा देंगे बच्चों तो क्या बचेगा बेटा, दिस इज नोन एज डेप्रिशिएबल अमाउंट एंड दिस डेप्रिशिएबल अमाउंट is allocated over the useful life। जैसी सिचुएशन होगी अकॉर्डिंगली हम उसको एलोकेट करेंगे और उसको धीरे धीरे सर चार्ज करेंगे, उस पूरे पीरियड में उसको डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा। तो यूजफुल लाइफ के अंतर्गत डेप्रिशिएबल अमाउंट एलोकेट होती, दैट्स ऑल। अब इसके लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स है।
ओके, सो लेट मी कम टू द उसके बाद कॉस्ट बताया बच्चों, पढ़ लीजिएगा, कोई इश्यू नहीं है. नाउ द नेक्स्ट इज मेथड्स फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन. तो मेथड्स दिए हुए हैं बच्चों, और कैसे कैसे मेथड्स हैं हम लोग डिस्कस करेंगे. आपके थोड़े मेथड पढ़े हुए हैं, कुछ चीजें नहीं आएंगी, कुछ परेशान करेंगी, आराम से चलेंगे. ओके, तो सबसे पहला मेथड है बच्चों डेप्रिसिएशन लगाने का, जिसका नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड. इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि डेप्रिशिएबल अमाउंट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर यूजफुल लाइफ ऑफ असेट. इक्वली बांटेंगे. तो बहुत आसान मेथड है, एकदम आसान है बच्चों, और ये यूज होता है, खूब चलता है. तो डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा बेटा? डेप्रिसिएशन बराबर कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ. तो आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा एक साल. ये सबको मालूम है. डेप्रिसिएशन का रेट अगर निकालोगे तो कैसे निकलेगा? सर, इट इज अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट इनटू 100. तो रेट आ जाएगा इससे. ठीक है बेटा, और एकदम आसान मेथड है, तो कोई खास बात इसमें और दिया नहीं है. चलिए, अब दूसरा मेथड है WDV मेथड. ये मेथड क्लियर है ना? सर इसमें कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या बताऊं आपको? एकदम आसान मेथड है, कॉल्ड WDV मेथड, सॉरी स्ट्रेट लाइन मेथड. बिल्कुल ही आसान है. जो डेप्रिशिएबल अमाउंट है उसको आप पूरे यूजफुल लाइफ में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो. अगला है WDV मेथड, या इसको रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड भी कहते हैं. सो इसमें क्या होगा, हम रिड्यूसिंग बैलेंस से डेप्रिसिएशन लगाएंगे. तो डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड यूजिंग रिड्यूसिंग वैल्यू. मतलब कि पहले रेट निकलेगा. रेट का फार्मूला बच्चों क्या था अपना? 1 माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट. इसका nth रूट, nth रूट मतलब जो यूजफुल लाइफ होगी, इनटू 100. तो ये परसेंटेज में आ जाएगा बच्चों, और इस प्रकार से हम लोग इसको निकालेंगे रेट को. इसको हमें फार्मूले को सॉल्व नहीं करना है. मैंने आपको पिछली क्लास में भी कहा था बेटा कि आपको इसमें नहीं पढ़ना है कि हाउ टू सॉल्व दिस थिंग, हम इसको कैसे करें. इट्स ओके, इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है. ठीक है बेटा. अब दिस रेट इज अप्लाइड, दिस रेट is applied on WDV. तो डेप्रिसिएशन लगाने के बाद में जो अमाउंट बचेगी, डेप्रिसिएशन लगाने के बाद में जो अमाउंट बचेगी बेटा, हम उस पर ये रेट लगाएंगे. तो हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया, अब जो अमाउंट बची WDV कहलाती है, तो उस पर ये रेट लगेगा. तो हर साल डेप्रिसिएशन हमारा रिड्यूस होता चला जाएगा, और वो कम करते जाएंगे, वो रिड्यूस होता जाएगा बच्चों. तो ये बेटा हम सबको मालूम है, कोई इसमें ऐसा पॉइंट नहीं है, एकदम आसान. चलिए, तो ये बताइए, क्या मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा होमवर्क दे दूँ? डेप्रिसिएशन लगाना है सिंपली बेटा. तो 2 इलस्ट्रेशंस हैं, देखिए.
एक है इलस्ट्रेशन 1 और एक है 2। इसमें आपको WDV और स्ट्रेट लाइन से डेप्रिसिएट करना है। तो ये 2 सवाल आप लोग करोगे, मैं स्किप कर रहा हूं। ये 2 क्वेश्चंस आप लोग करेंगे, ठीक है। बहुत आसान है, कोई ऐसा इशू नहीं है उसमें। मैं तीसरे मेथड पे आता हूं बच्चों, जिसका नाम है सम ऑफ डिजिट मेथड। सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट मेथड। ईयर्स ऑफ डिजिट्स मेथड, ठीक है। ये मेथड आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। तो डेप्रिशिएबल अमाउंट is allocated in proportion of digits of useful life years। सर सपोज करिए कि कॉस्ट 10 लाख, स्क्रैप वैल्यू 2 लाख है, तो जो डेप्रिशिएबल अमाउंट बची वो 8 लाख बची। मेथड बेटा कोई सा लगा लो, 8 लाख का डेप्रिसिएशन लगेगा और लेट मी से यूजफुल लाइफ जो है वो 5 इयर्स है। तो कोई सा मेथड यूज करो, लेकिन 5 साल में 8 लाख का डेप लगेगा, ये फंडा है। अब अगर SLM यूज करूंगा मैं तो 8 लाख अपॉन 5 कर दूंगा, 160 का डेप हर साल का हो जाएगा। अगर मैं WDV यूज करूंगा तो मेरा रेट आएगा कुछ ज्यादा आएगा, करीब 30-35% आएगा, और उतना डेप विल बी प्रोवाइडेड एवरी ईयर। ओके, अब अगर मैं सम ऑफ डिजिट यूज करूंगा, देखिए तो बेटा ईयर 1 2 3 4 5, और जो डेप्रिसिएशन का प्रोपोर्शन होगा वो होगा 5 4 3 2 1। सर इस मेथड में हम नंबर ऑफ इयर्स के डिजिट्स लेकर करेंगे, लेकिन जो डिजिट्स लेंगे वो बेटा उल्टे ऑर्डर में होगा। मतलब उसको हम रिवर्स ऑर्डर में काम करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में चलाएंगे, तो उस प्रकार से हमारा डेप्रिसिएशन लगेगा। 5 साल की लाइफ है, सो डेप्रिसिएशन विल बी 5 4 3 2 1। ये डिजिट्स हो गए। अब इसका सम करिए, इस प्रपोर्शन में बांटना है ना, तो 5 और 4 9 और 3 12 और 14 और 1 15 भैया। बेटा सम तो कर लोगे ना। अब डेप्रिशिएबल अमाउंट को इस प्रपोर्शन में बांटेंगे तो कैसे होगा? कुछ नहीं सर, 8 लाख डिवाइड बाई 15 इंटू 5, 8 लाख डिवाइड बाई 15 इंटू 4, 8 लाख डिवाइड बाई 15 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इस प्रकार से डेप्रिसिएशन आ जाएगा बेटा। तो देखो 8 लाख डिवाइड बाई 15, ये हुआ 53333, तो ये इस साल में लग गया। इंटू 2 106,667, इंटू 3 160, इंटू 4 213,333, इंटू 5 266,666,666। अबे सही कर रहा हूँ। So 5 4 3 2 1 के proportion में depreciation will be charged, and this method is known as sum of digit। तो देखिए शुरू वाले ईयर्स में डेप ज्यादा लगेगा, बाद वाले ईयर्स में डेप्रिसिएशन कम हो जाएगा। और ये मेथड अपना WDV जैसा है, इसका मेथड का कोई बहुत ज्यादा सर प्रॉब्लम नहीं है। इट इज जस्ट लाइक WDV मेथड। WDV में भी शुरू में ज्यादा लगता है, फिर धीरे धीरे क्योंकि बैलेंस रिड्यूस होता जाता है तो डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट है वो भी रिड्यूस होते जाती है। सो इट इज सम ऑफ डिजिट मेथड। ओके, एक छोटा एग्जांपल है इसके ऊपर, और ये भी बिल्कुल आसान से ही दिख रहा है मेरे को। और 2015 का अकाउंट पूछ रहा है, 2010 में मशीन हमने परचेज किया है, तो मन तो इसको भी होमवर्क देने का कर रहा है बेटा, तो ये भी होमवर्क होगा। कितना हो गया जी? इलस्ट्रेशन 1 2 3,
जो भी प्रॉब्लम आएगी आप मेरे को बताओगे एंड वी विल डिस्कस ऑल दोज प्रॉब्लम्स इन दी नेक्स्ट क्लास। फिलहाल इतने ही रखते हैं बच्चों, अगली मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।